जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हम आज वर्ण के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्लास हमारी वर्णमाला की हो चुकी है, तो वर्ण के भेदों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज पढ़ेंगे हम स्वर के भेद। स्वर वर्ण के भेद। और स्वर वर्ण के चार हमारे भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। इनमें से एक होता है हमारा मात्रा या समय। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। और ये भेद होते हैं हमारे तीन। इनमें से एक को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारा वो दीर्घ स्वर कहलाता है। और तीसरा जो है वो हमारा फलुत स्वर भी कहलाता है। जिसको हम हर्ष स्वर कहते हैं उसी का ही दूसरा नाम लघु स्वर भी है। उसी को हम बड़ा स्वर या बड़े स्वर भी कहते हैं। उसी को हम विशाल स्वर भी कहते हैं। जिसको हम फलुत स्वर कहते हैं वो क्या कहलाता है? ऐसे ही इसका एक और नाम है, और वो नाम है इसका एक मात्रिक। तो ये एक मात्रिक स्वर कहलाया। ये द्विमात्रिक स्वर कहलाया। और ये त्रिमात्रिक स्वर कहलाया। ऐसे ही इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसको हम संधि या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संधि या संयुक्त स्वर। और इसको हम पवित्र स्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं वो होते हैं ये चार: ए, ई, उ और री। इनकी संख्या चार है। इसमें जो आते हैं वो सात हैं: आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऐ, ये वाला औ और ये वाला औ। इसके बाद ये पवित्र स्वर भी कहलाता है हमारा, ये वाला ओम। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका प्रयोग हम केवल और केवल संस्कृत में करते हैं। कुछ रीतिकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में इसका प्रयोग किया, अदरवाइज संस्कृत के मंत्रों में ही ओम का प्रयोग होता है। जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो ओम से ही शुरू होता है। तो चार ये और सात ये 11 स्वर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो उन 11 स्वरों में से जो चार स्वर हमारे कहलाते हैं वो चार स्वर कहलाते हैं हमारे हर्ष, और सात कहलाते हैं हमारे दीर्घ। और चार और सात दोनों मिलके हो गए आपके 11। तो कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर कि हर्ष स्वर की संख्या बताइए कितनी है। हर्ष स्वर आपके हो गए 4। फिर पूछा जाएगा दीर्घ स्वर बताइए कितने हैं? 7। फिर पूछा जाएगा कुल स्वर बताइए कितने हैं? 11। फिर प्रश्न होगा मूल स्वर बताइए कितने हैं?
आप कहोगे 4। सजातीय स्वर बताइए कितने हैं, वो आपको पता नहीं है, वो अभी बताएंगे, 3 है। फिर विजातीय स्वर बताइए कितने हैं, वो भी आपको पता नहीं है, वो भी अभी बताएंगे, 4। फिर आपसे पूछा जाएगा कुल स्वर बताइए कितने हैं, तो आप कहोगे 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी अनेक बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अनेक बार पूछा जा चुका है, और ये सजातीय विजातीय क्या है इसको आप यहां समझिए। जो आपके दीर्घ स्वर है वो कितने हैं, 7। और ये दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, बड़ा ऊ, आई, ये वाला औ और ये वाला बड़ा ऊ। ये जो बने हैं ये 2-2 वर्णों से मिलके बने। जब ये 2 वर्णों से मिलके बने हैं, ये ए और ए को मिला के, ये छोटा ई और छोटा ये 2 छोटे ओ को मिला के, जिनको हम हर्ष कहते हैं, ये ए और ई को मिला के, ये ए और ई को मिला के, ये ए और ओ को मिला के, और ये ए और औ को मिला के। अब इनमें से आपको ये ध्यान रखना है, ये यहां से लेके यहां तक ये कहलाए आपके सजातीय स्वर, क्योंकि ये एक जैसी जाति के हैं। ये यहां से लेके यहां तक ये कहलाए आपके विजातीय स्वर, या फिर इनका एक और नाम है और वो है विषम जातीय स्वर। सजातीय स्वर और विषम जातीय स्वर, क्लियर। ये एक जैसे से मिलके बने इसलिए सजातीय कहलाए, ये अलग अलग से मिलके बने इसलिए विजातीय कहलाए। विजातीय का दूसरा नाम विषम जातीय है। प्रश्न क्या था, मूल स्वर। मूल स्वर कौन से हैं, मूल स्वर है ए, ई, उ और री। फिर है सजातीय स्वर कौन से हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ओ। फिर विजातीय कौन से हैं, विजातीय में आ गया आपका आई, औ और औ। टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 11। 4 और 3 7, 7 और 4 11 स्वर हो गए। तो ये आप कहोगे ये आपके 4, ये आपके, क्लियर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है अपना डाउट पूछिए। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण के भेद। हमने इसकी पिछली वाली क्लास में पढ़े कि उसमें स्वर, व्यंजन, अयोगवाह के बारे में आपको बताया गया। अब इनको डिटेल में पढ़ना है एक एक को। तो आज हमने शुरुआत कहाँ से की, स्वर वर्ण के भेदों से शुरुआत की हमने, कि मात्रा हम कहते हैं उच्चारण में लगने वाले समय को। तो जो भी हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, अगर मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, इसमें जो समय लगा रहा हूं उसको मात्रा कह रहे हैं। ए 1 सेकंड, आ 2 सेकंड, ओम 3 सेकंड। तो इसमें जितना समय लगा उस समय के आधार पर हर्ष कहलाए। इसमें दुगुना समय लगा द्विमात्रिक दीर्घ कहलाए। इसमें 3 गुना समय लगा त्रिमात्रिक फलुत कहलाए। तो मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जिनको हम हर्ष, दीर्घ, फलुत कहते हैं। ये इनके दूसरे नाम हैं। वो कुछ भी पूछे, एक मात्रिक कहे, द्विमात्रिक कहे या त्रिमात्रिक कहे। जब वो एक मात्रिक कह रहा है तो इन 4 वर्णों की बात कर रहे हैं। जब वो द्विमात्रिक कह रहा है तो वो इनकी बात कर रहा है। जब वो त्रिमात्रिक कह रहा है तो वो इनकी बात कर रहे हैं। पैट का पेपर हिंदी की वजह से हार्ड नहीं था। हिंदी में तो वही पूछा गया जो आपने पढ़ा है, हिंदी में कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। तो पेपर था जीएस में। अब रीजन क्या है, जब मैं कहता हूं जीएस में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर खुद पढ़ना होता है बच्चों को, तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह 7 बजे उठ के यूट्यूब पे क्लास लेगा। और यूट्यूब पे जितने भी क्लास है उससे कुछ आना नहीं। जीएस में, करंट अफेयर में, स्टैटिक जीके में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टीचर का ही खुद लेवल नहीं है। भाई जो एग्जाम आप दे रहे हो वही एग्जाम वो टीचर भी दे रहे हैं, ये बात हकीकत है। तो उसका दायरा जो सोचने का, समझने का, पेपर के स्टैंडर्ड का उतना ही है जितना आपका है। बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस है
इसलिए वो खड़ा होकर वो चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। नॉलेज दोनों की बराबर है, कॉन्फिडेंस में अंतर है। तो जीएस किसी दूसरे से पढ़ने की चीज है ही नहीं, वो आपको खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ना था, अच्छा कंटेंट तैयार करके आपको करना था, उसकी वजह से वो पेपर है। और वो तो ऐसा थोड़ा ही है, यूपी पेट में पहली बार जीएस डिफिकल्ट थी, वो पिछली बार भी किसी की पढ़ाई हुई नहीं मिली, उससे पिछली बार। क्यों? क्योंकि जो चीज पढ़ाने लायक है वो तो पढ़ोगे नहीं आप, क्योंकि उसमें लाइव ही नहीं आएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे। टीचर की भी मजबूरी है कि उसको भी ऐसी चीज बच्चे को पढ़ानी है जिसको बच्चे को आती हो, बच्चा उसको करके खुश हो, बच्चा उसको करके खुश हो। अगर मैं हिंदी के सही क्वेश्चन ले लूं, जीएस के सही क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, तो आप भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि जो लेवल होता है पेपर का, जो सिलेबस को पूरा करने के लिए जो ओरिजिनल कंटेंट लेके बहुत गहराई में डीप में जाना पड़ता है, उसमें तो आपको झपकियां आने लगती है, नींद आने लगती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, आप यूपीएसआई और बाकी चीजों में ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो जीएस की जो चीज आप, चलो जीएस में साइंस है, इसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो, वो समझने की चीज है, वो पढ़ना चाहिए, मैं कभी उसको नहीं गया हूं। लेकिन आप जीएस में हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, तो भी प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, तो क्या पढ़ दोगे जी आप उसमें से? दूसरे टीचर से क्या सीख दोगे? अरे जो चीज है उसको बदल थोड़ा ही सकता है वो। तो जिस प्रकार आप कोई कहानी सुनते हो, फिल्म देखते हो, तो क्या फिल्म आप दूसरे को इसलिए साथ ले जाते हैं कि वो हमें बताएगा फिल्म में क्या चल रहा है? तो वो भी तो कहानी है, वो भी स्टोरी है। डाटा याद आपको तब भी करना पड़ेगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, ठीक है। वो टीचर नहीं करा सकता आपको, उसका कोई शॉर्ट तरीका है ही नहीं। वो डाटा जितना भी है वो सारा का सारा आपको लर्न करना है। तो यहाँ समस्या पता है क्या है? समस्या यहाँ यह है कि जब सीक्वेंस में चीजों को लेके, डीप में लेके, गहराई में लेके टीचर जाएगा, तो बच्चा उस टीचर को स्वीकार नहीं कर पाएगा। यही रीजन है यूपीएसआई में पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों का सिलेक्शन बड़ा इजीली हो जाता है। और यही कारण है जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लेते हैं वो पीसीएस में आराम से सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि उनका लेवल वही है, अप्रोच उनका वही है, पढ़ने का तरीका उनका वही है। पढ़ाई में कंटिन्यूटी होगी, अपने आप को तुर्रम खा नहीं मानेगा, उसको लगेगा मैं जितना पढ़ रहा हूं इससे और ज्यादा आवश्यकता है। यही तो ग्रेजुएशन लेवल पे और एक दूसरे लेवल पे बच्चों का तरीका है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीज ऐसी होती है जो बच्चों को अपने लेवल पे करनी होती है। ये तो एक छोटा कोई बच्चा था, पेट का एग्जाम दे के आया होगा, जीएस से हिल गया होगा वहां पे। अब हिंदी में उठाओ, आप सारी चीज छोड़ो जो भी आपने हिंदी में पढ़ा अब तक। मैंने यूपी पेट नहीं कराया ना, यूट्यूब पे कराया, पिछली बार कराया था। यूट्यूब की जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया वो टॉपिक निकालो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 2023 में जो भी हुआ एनीथिंग, कोई एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि ये यूट्यूब पे आपने कराया था और ये उससे बाहर है, या आपने जो भी हिंदी अभी तक पढ़ी है उससे बाहर कोई आ गया हो क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम हुए, आप एसआई की बात छोड़ो, अभी एसआई का तो एग्जाम आने वाले समय में होगा। तो कहने का मतलब ये, हमें पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं आना उसी में से है, लेकिन आपका फोकस दाएं बाएं बेफालतू की चीजों में। मुझे क्या आवश्यकता थी हर स्वर, लघु स्वर, द्विमात्रिक, मूल स्वर, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में कहीं इसको मूल स्वर, कहीं एक मात्रिक, कहीं लघु, कहीं हर्ष के बारे में पूछा गया है। इसीलिए तो यहाँ सारी चीजें बताना जरूरी हुई। जितने भी तरह की जब क्वेश्चंस बनेंगे, अब हम उनको पहले से कर लेंगे तो हम पेपर में करके आएंगे उनको। तो जिसको हम मात्रा कह रहे हैं उसी को हम समय भी कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? उच्चारण। तो उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो हमने इसका उच्चारण किया, ई 1 सेकंड लगाया, फिर इसका उच्चारण किया 2 सेकंड लगाया। तो जब इसमें 1 सेकंड लगा तो एक मात्रिक कहलाए, यानी कि कम समय लगा तो ये छोटे कहलाए, हर्ष कहलाए, लघु कहलाए, एक मात्रिक कहलाए। मूल का मतलब जड़, जितने भी बने सारे इन चारों से मिलके ही बने हैं सब। तो मूल का मतलब होता है जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो ये जो आ बना है ये ऐसे, ई इससे बना है, ऊ इससे बना है, और इसका एक बड़े वाला री हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में 12वें स्वर के रूप में, ये वो बना है। ये 12वें स्वर के रूप में जो है, ये वाला जो है आपको 12वें स्वर के रूप में। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। ये तो था आपका पहला भेद। अगर ये क्लियर हो गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए।
दूसरा स्वर का भेद क्या है? ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। वो कितने होते हैं? दो। एक होता है वर्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर के अंतर्गत ऊ और ऊ से बनने वाले हमारे वर्ण आ गए। जो बच गए वो सारे के सारे अवर्ताकार के अंतर्गत आ गए। क्या बच गए? ए बचा, आ बचा, ई बचा, री बचा, आई बचा। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी कितनी है? 7। टोटल कितने होते हैं? 11। ये कैसे मिलके बना है? ये दो छोटे ओ को मिला के बना है। ये किसको मिला के बना है? ये ए और ओ को मिला के बना है। और ये किसको मिला के बना है? ये ए और औ को मिला के बना है। ये किसको मिल के बना है? ए और औ। इसमें भी ऊ है, इसमें भी ऊ है, इसमें भी ऊ है। तो इसका मतलब ऊ और ऊ से बनने वाले सारे क्या कहलाए? वर्ताकार। ऊ और ऊ से बनने वाले सारे क्या कहलाएंगे? वर्ताकार कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऊ का उच्चारण करें तो हमारी जो होठ की आकृति है सर्कल बनाती है। ऐसे ऊ औ, तो ये क्या कर रहे हैं? सर्कल बना रहे। तो जब हमने उच्चारण किया उसमें समय लगा, और जब समय कम ज्यादा लगा तो उसके आधार पे हमने इनको हर्ष दीर्घ फलूत कह दिया। जिसमें कम समय लग रहा था ये 4 हर्ष कहलाए, जिसमें ज्यादा समय लग रहा था दीर्घ कहलाए, जिसमें इससे भी ज्यादा समय लग रहा था ये क्या कहलाए? फलूत कहलाए। अब हमने इन्हीं वर्णों का, स्वरों का उच्चारण अपने होठ से किया। किससे किया? होठ से। तो ओष्ठ आकृति का मतलब क्या है? ओठ की संरचना। किसकी? होठ की जो संरचना है, संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं। तो होठ की जो संरचना है उसके आधार पे 2 प्रकार से हम इनका उच्चारण कर पाएंगे। एक तो वर्ताकार और एक अवर्ताकार। तो वर्ताकार में आगे ए लग गया तो इसका मतलब जो सर्कल नहीं बनाई। अब इसमें हम ए का उच्चारण करें ए, तो हमारे जो होठ की संरचना है वो ये बनी, और इसमें जो होठ की संरचना है इनका उच्चारण करने में सर्कल बना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ सर्कल बनाते हो, वर्त बनाते हो, वो वर्ताकार कहलाया, और जिसमें सर्कल ना बनता हो वो अवर्ताकार कहलाए। तो ऊ और ऊ से बनने वाले जो हमारे वर्ण हैं, ठीक है, एक तो ऊ है और ऊ से बनने वाले 3 वर्ण और है, तो ये सारे के सारे हमारे सर्कल बनाएंगे होठ के, ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे? हमारे ये कहलाएंगे अवर्ताकार। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में तीसरा भेद है जिह्वा या जीभ की, जिह्वा या जीभ की आकृति के, जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद, और वो होते हैं 3। एक होता है हमारा
अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पच स्वर। अग्र कहते हैं आगे, मध्य कहते हैं बीच में, पच कहते हैं पीछे। तो अग्र क्या है? अग्र कहलाया आगे, मध्य कहलाया बीच में और पच कहलाया पीछे। तो जीभ के आगे वाले भाग से हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो कौन कौन से हैं? जो जीभ के आगे वाले भाग से होंगे ई, और ई से बनने वाले वर्ण, ई और ई से बनने वाले जो वर्ण हैं वो अग्र स्वर कहलाए, और बीच वाले भाग से जो हम प्रयोग करेंगे वो मध्य स्वर कहलाए, और इसके बाद जो बच गए हैं आपके वो सारे के सारे हमारे वो क्या कहलाएंगे? वो पच स्वर कहलाएंगे। अब आप नहीं यकीन आता, खुद शीशे के सामने खड़े हो या खुद अनुभव करो कि जब आप ए का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभ है वो बीच में से उठ जाती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बार समझाया, लेकिन आप लोगों की समझ में तो आएगा नहीं। आज 30 तारीख है, 10वां महीना है, 2023 है और सोमवार है। ठीक है जी। अगर आपके घर में सरकारी नौकरी करने वाला कोई है तो कल वो घर पे था, क्योंकि कल रविवार था, इतवार था। ठीक है। ये दिक्कत किसको? विनय को। तो जब एक बार शुरू में आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया, मैंने 1-2 बार क्लास ओप भी की है आप लोगों की, तो मुझे क्या जरूरत थी ओप करने की? मैं रिकॉर्डिंग ही चला देता। जब आपको 20 से ज्यादा बार चलती हुई क्लास में बोला गया कैरियर विल पर जो रिकॉर्डिंग क्लास दी जाती है वो बैच आने से पहले बच्चों को कह के दी जाती है। बीच में कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास ना तो चलती है, ना आज तक कभी किसी बच्चों को दी गई, ना आगे कभी आने वाले 20 सालों में दी जाएगी। ठीक है। कैरियर विल अपने सिद्धांतों पे काम करता है, किसी की नियमावली पे, किसी को देखकर वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज नहीं करता है। हमारा एक ही मकसद है, धीरे पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, जो पेपर में आएगा वो पढ़ाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सिलेक्शन मतलब कैरियर विल। लेकिन कुछ नालायक बच्चे ऐसे जुड़ जाते हैं, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर देते हैं कोर्स खरीद के, जिनको पढ़ना है नहीं, पढ़ने के अलावा तमाम तरह की नौटंकी करनी है। तो उन नालायकों से हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है कि वो रिजल्ट नहीं देंगे, और वो रिजल्ट नहीं देंगे और बताएंगे कि मैं कैरियर विल पे पढ़ता था, तो वो हमारी बदनामी उसकी तो है नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि इसका सिलेक्शन होना ही नहीं। उसके पड़ोसी भी जानते हैं, घर वाले भी जानते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में जो नए नए आइडियाज जो आते हैं ना इस तरह के, ये एक अच्छे स्टूडेंट के आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी चीज पे फोकस्ड है। और जो स्टूडेंट किसी चीज पे फोकस्ड है, उसको पता है मुझे रोज अचीव कर रहा हूँ, रोज नई चीज सीख रहा हूँ, उसके दिमाग में कभी भी बेफालतू की चीज आएगी नहीं। और आपके दिमाग में जब तक इस तरह की चीजें आ रही है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये भी एक कड़वा सच है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होना होता है ना, उसकी चाल में, उसकी ढाल में, उसकी आवाज में, उसके नेचर में, उसके उठने बैठने बोलने के सीखने के तरीकों से पता चल जाता है। और वो सिर्फ टीचरों को नहीं चलता, उसके घर पे जो अनपढ़ माँ बाप है उनको भी पता चल जाता है कि बार मेरे बच्चे की नौकरी होगी। ध्यान तो गया है कहीं, आपने 4 दिन पढ़ाई की, 1 दिन छत पे जाके ढूंढ रहे हो किसी और को, तो घर वाले नहीं जान रहे हैं कि आप रोज तो छत पे जाते नहीं थे, आज क्यों गए? उन्होंने भी आपकी वो उम्र जी है जिस उम्र में आपको आग लग गई। घर वालों को पता है, बेशक उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लिया हो, उनको अपनी जिंदगी का तजर्बा है। पड़ोसियों को भी है, जिनको आप मूर्ख समझते हो, अनपढ़ समझते हो, वो आपसे ज्यादा समझदार है। बशर्ते आपने 2-4 किताब पढ़ के ये मान लिया कि उनसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है। आप एक पैर कदम आगे रखो तो सामने वाला इसलिए आपको टोक नहीं रहा है क्योंकि ठोकर खा के मानेगा, मैं कितना भी कह लूं मानेगा ही नहीं। इसलिए बहुत बार हम भी छोड़ देते हैं आपको आपके ही हालत पे। तो इसलिए अब पढ़ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अग्र का मतलब क्या हुआ? जीभ के आगे वाले हिस्से, जो पैना हिस्सा है ना ये जीभ का, ये वाला आगे, जिससे नमक टेस्ट करते हैं। जब हम उस स्वरों का उच्चारण करेंगे, अगर वो जीभ के आगे वाला हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है तो हम केवल ये वर्ण वहां पे
इस्तेमाल कर पाते हैं, इनका उच्चारण कर पाते हैं। अब ये जो बना है ये दो छोटे ई से मिलके बना है, अब इसमें भी ई आ गया। और ये जो बना है ये ए और ई से मिलके बना है ये वाला, इसमें भी ई आ गया। और ये जो बना है ये ए और ई से मिलके बना है, और ये जो बना है ये भी है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो ई और ई से बनने वाले सारे के सारे क्या कहलाए? अग्र स्वर कहलाए। क्लियर? इसके बाद क्या है, ये वाला जो ये मध्य स्वर है, जीभ बीच में से ऐसे उठ जाती है। तो जब जीभ का बीच वाला हिस्सा काम करता है उच्चारण के दौरान स्वरों के, तो मध्य स्वर कहलाता है। और जब जीभ का आगे वाला पार्ट इस्तेमाल होता है स्वरों के उच्चारण में तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और जब पीछे वाला आ, जीभ पीछे से आगे आएगी निकल के, जीभ का साइज काफी बड़ा है, तो जीभ पीछे से जब आगे की ओर आ रही हो तो वो आ उ औ औ का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये पच स्वर कहलाते हैं। अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट हो, किताबों में गलत सलत पढ़ लिया हो कहीं से, तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। चौथा भेद है मुखाकृति के आधार पर। मुख कहते हैं मुख, मुख आकृति के, मुख आकृति के, मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन से होंगे? समूहत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समर्थ स्वर, अर्ध विवृत स्वर। सभी स्वर में जो सबसे बड़े स्वर हैं वो ये 2 हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। ये क्या है? 1। ये क्या है? 3। ये 2। कुल हो गए 1100। कुल कितने हो गए? 1100। तो ये क्या है? हमारे मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुख कहते हैं मुंह को। जब हम इन स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो एक बार तो हमारे होठ फंक्शन कर रहे थे, एक बार हम इनमें समय लगा रहे थे, वो समय मात्रा के आधार पे हो गई। एक बार हम इनमें जीभ का इस्तेमाल कर रहे थे तो जीवा की आकृति के आधार पे हो गई। तो जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो मुख को कम और ज्यादा खोलते हैं। तो संवर्त कहते हैं जिसमें मुख कम खुलता है, और विवृत कहते हैं जिसमें मुख पूरा खुलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रयोग करूं ई, तो ई के उच्चारण में आप मेरे दांत तो देख पाओगे, लेकिन मेरा मुख का जो द्वार है, दरवाजा है, फाटक है, वो पूरा नहीं खुलेगा। आ का प्रयोग करते ही दरवाजा फाटक पूरा खुल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो विवृत कहलाता है। जिसमें मुख कम खुलता हो संवर्त, और जिसमें मुख द्वार, मुख के कपाट, मुख के दरवाजे, पूरा फाटक, कुछ भी आप कह लो, इसको मुख द्वार भी कहते हैं, मुख विवर भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें पूरा खुल जाता है, अधिक खुलता है, वो विवृत कहलाता है। और जिसमें इससे ज्यादा खुलता है वो अर्ध संवर्त है, और जिसमें इससे भी ज्यादा खुल जाता है वो अर्ध विवृत है। बात समझ में आई? तो संवर्त मुख का कम खुलना, विवृत मुख का अधिक खुलना। तो यहां पर
ई ऊ री का जब हम उच्चारण कर रहे थे तो मुख जो द्वार है हमारा वो कम खुलता है, इसलिए संवर्त के अंदर चले गए। आ का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख पूरा खुल रहा है। आई का ए कम खुल रहा है, इससे आधा, तो अर्ध कहलाया। ए आई औ जितना इसमें खुल रहा है उससे ज्यादा खुल रहा है। आई औ लंबे समय तक खुलता है, तो ये इनसे बड़े वर्ण कहलाए। ये जो है इसका बड़ा रूप ये होता है, इसका बड़ा रूप ये है, इसका बड़ा रूप ये है, तो इसमें क्या हो गया, ये अर्ध विवृत कहलाए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन वर्णों को देके ये ऑप्शन में दे देगा, इनको देके ये ऑप्शन में दे देगा कि विवृत स्वर बताइए, विवृत आ है, ऐसे इनमें पूछेगा। ठीक है, इनको देके ये वर्ण दे देगा, वर्ण को देके ये ऑप्शन में दे देगा। अग्र स्वर वर्ण बताइए, मध्य स्वर बताइए, पद स्वर बताइए कौन सा है। तो ये क्या हमने पढ़ लिया आज, ये पढ़ लिया हमने जिह्वा था जीव की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, होठ की आकृति के आधार पर, उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वर के भेद वो कितने होते हैं, 4। तो चारों के चारों हो गए आपके कंप्लीट। अगर ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और दोबारा से जो हमें पढ़ना है व्यंजन को लेंगे कल वाली क्लास में, लेकिन आज हम ये पहले पढ़ लेंगे इससे, और वो है अयोग वहा, अयोग वहा वर्ण। तो इसके बारे में मैं लिखवा चुका हूं आपको। जिनका योग न तो स्वर में हुआ न व्यंजनों में, उनको क्या कहते हैं, अयोग वहा कहते हैं। मैं लिख देता हूं, यहां पे ले लेता हूं पहले इसको, अयोग वहा, अयोग वहा वर्ण। जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में ना तो स्वर में और जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में, ना ही व्यंजन में, ना ही व्यंजन में हो पाया हो, ना ही व्यंजन में हो पाया हो, वे अयोगवाह कहलाते हैं। वे अयोगवाह कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह चिन्ह शब्द प्रयोग विसर्ग ये चिन्ह आ गया यहाँ पे। पराय, प्रातः, पुनः, अतः। अनुस्वार, संसार, मयंक, अंकित, स्वम, संस्कार, गंगा। हलंत,
द्वारा पाठ्य गद्य चंद बिंदु आँख, दांत, मुंह, गांव, चांद, अंधेरा, ये सारे क्या हैं? आपके अयोगवाह। मूल जो अयोगवाह होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो ये वाला मूल अयोगवाह कितने होते हैं? 1, 2, तीसरा और चौथा, तो कुल 4 का हम प्रयोग करते हैं। जब आपसे पूछा जाए मूल अयोगवाह कितने हैं, तो 2 ही होते हैं, एक ये विसर्ग और एक अनुस्वार। हम हलंत का भी प्रयोग अयोगवाह के रूप में करते हैं, अर्धचंद बिंदु का भी प्रयोग अयोगवाह के रूप में करते हैं। क्लियर? तो जहां अर्धचंद बिंदु का प्रयोग होता है वो हिंदी के तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जहां हलंत, अनुस्वार, विसर्ग का प्रयोग होता है वो संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ जो हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, ये अनुस्वार अलग अलग वर्ण के स्थान पर यहाँ पे आए हैं। तो अयोग वहां क्या है? योग, जिनका योग ना हो पाया, योग और ए आगे लगा हो, तो जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में हो पाया हो, वे अयोग वहां कहलाते हैं। तो हम वर्णमाला के अंतर्गत तो इनको काउंट कर ही रहे हैं, क्योंकि 51वां ये और 52वां वर्ण यही होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हम स्वर में इनकी काउंटिंग नहीं करते, क्योंकि आपने 11 स्वर पढ़े, उन 11 में ये नहीं है। 33 व्यंजन है, उनमें भी ये नहीं है। तो जब स्वर और व्यंजन में काउंट ना हो तो वर्णमाला में हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए वर्ण 3 प्रकार के माने गए, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। मूल वर्ण 2 ही होते हैं स्वर और व्यंजन के रूप में, ऐसे मूल अयोगवाह 2 ही होते हैं, विसर्ग, अनुस्वार। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये भी अयोगवाह के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। मैंने इनके ये एग्जाम्पल भी दे दिए आपको, कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं, किस रूप में, कौन से चिन्हों के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगर आपको अयोगवाह समझ में आ गया हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर? चलो जी, इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्यंजन के भेदों के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन के भेद। मूल भेद व्यंजन के 3 ही होते हैं, लेकिन कुल हम 5 का प्रयोग करते हैं। इनमें से एक भेद जो है हमारा, वो कहलाता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन ये क्या है? कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक जो 25 वर्ण है, 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनमें एक होता है हमारा कै वर्ग, एक कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या है हमारा? कै, खे, गे, 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 छै, छे, जै, झै, ये, टै, ठे, डे, डे, ने, टै, ठे, डे, डे, ने। ये क्या है? तै, थे, दे, धे, ने,
और ये क्या है आपका पैफ है, बै, भै और मैं। पहला प्रश्न हमारा ये बना कि कै वर्ग का जो पहला वर्ण है वो कै है, और स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण भी कै है। कै वर्ग का पहला भी कै है और स्पर्श व्यंजन का भी पहला कै है। तो स्पर्श व्यंजन में जो हमने लिखा है यहाँ कै से लेकर मैं तक, तो ये पहला हो गया हमारा और ये हो गया स्पर्श व्यंजन में अंतिम। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। जब प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। क्यों हो गई 25? 5 गुणा 5 बराबर 25। बात समझ में आई? फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि पहला वर्ग कौन सा होता है? कै वर्ग। कै वर्ग के बाद में चै वर्ग, तीसरा टै, चौथा तै वर्ग, पांचवा फै वर्ग, अंतिम वर्ग का नाम बताओ पै वर्ग। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान हम इसी के आधार पर फिक्स करेंगे। अगर आपने इसको पहले यहाँ लास्ट में ले लिया, इसको पहले, गलत हो जाएगा। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि पहला वर्ग जो है हमारा वो कै वर्ग है, और दूसरा जो है चै वर्ग है, तीसरा टै वर्ग है, फिर इसके बाद तै वर्ग है और फिर पै वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग में जिस भी नाम से वो वर्ग है उसका पहला वर्ण वही कहलाता है। इसमें कै, इसमें चै, टै, तै और पै। तो इसमें कै, कै, गै, 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 ये गै बोलते हैं इसको। चै, छै, जै, जै, ये बोलते हैं। टै, ठै, डै, डै, ये नै बोला जाता है। तै, थै, दै, दै, ये नै बोला जाता है। पै, फै, बै, बै, ये मैं बोला जाता है। क्लियर? तो ये इसके अंदर वर्ण। इसके बाद अब मुद्दा ये उठा कि ये वाले जो वर्ण है ना, ये वाले वर्ण जो है ये नासिक के वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये था कौन कौन से वर्ण हैं। पहला वर्ण कै, दूसरा है कैसे लेकर मैं तक, ये 25 हो गए। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा ये जो नासिका वर्ण है, नासिका वर्ण, इन्हीं को हम नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं, इन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, और इनको हम पंचम वर्ण, और इन्हीं को हम पंचम अक्षर भी कहते हैं। ये सारे एक ही नाम है। नासिका वर्ण, नासिक्य वर्ण, अनुनासिक वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम अक्षर। कितने होते हैं ये 5 होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा ये वाला होता है, ठीक है, कै वर्ग का। एक ये चै वर्ग का, एक ये टै वर्ग का, एक ये, और एक ये पै वर्ग का मैं, ये तै वर्ग का है और ये पै वर्ग का मैं। एक तो ये आपस में बदल जाते हैं, और एक इनके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग। जैसे हमने प्रयोग किया यहाँ गंगा, हमने प्रयोग किया यहाँ मंगल। क्या प्रयोग किया? मंगल। ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग किया कंगन या कंगना। ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग किया लिंग। यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया संजात। फिर हमने यहाँ प्रयोग किया पतंजलि। ठीक है जी। यहाँ हमने प्रयोग कर लिया खंड। यहाँ प्रयोग कर लिया हमने पंडित। यहाँ प्रयोग कर लिया हमने संजय, सनस, सनहार, संदेह। यहाँ प्रयोग कर लिया हमने विधान, और यहाँ प्रयोग कर लिया स्वयं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये अनुस्वार आया है ना यहाँ, ये इस वर्ण के स्थान पे आया। ये जो अनुस्वार इस वर्ण के स्थान पे, ये अनुस्वार इस वर्ण के स्थान पे, ये अनुस्वार इस वर्ण के स्थान पे, ये अनुस्वार इस वर्ण के स्थान पे आया। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? अनुस्वार चिन्ह, जो कि अभी पढ़ा हमने अयोगवा में। ये जो अनुस्वार आया है वो इन वर्णों के स्थान पे आया।
नहीं यकीन आता तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे इस रूप में, और 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 यहाँ इसको आप लिखोगे इस रूप में। तो मैं ये चीज वही बता रहा हूं आपको। यहाँ पे गए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ने, यहाँ पे ने, और यहाँ पे मैं का प्रयोग किया आपने। तो यानी कि इनको हम नासिका वर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका उच्चारण नाक के माध्यम से होता है, नाक से हवा निकलेगी इसमें। इनको नासिका वर्ण भी इसलिए कहा, जिसको हम नाक कह रहे हैं वही नासिका भी कहलाती है, और इन्हीं को हम अनुनासिक भी कहेंगे क्योंकि ये मुख और नाक दोनों से उच्चारित होते हैं। जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित हो, जैसे ये जो शब्द है ना, ये अनुनासिक, तो इसका अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, और नासिका का अर्थ क्या होता है? नाक। नाक के पीछे क्या है? मुख। तो मुख और नाक जो दोनों से उच्चारित हुआ उसको अनुनासिक कहते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। अनु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ पीछे होता है। क्लियर? तो ये हमारा नाक है, नाक के पीछे मुख है, तो मुख और नाक दोनों से जिसका उच्चारण करने के दौरान एयर निकलती हो उसको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। चूंकि नाक का प्रयोग केवल इन 5 में ही है, इसलिए ये केवल नाक से उच्चारित होने वाले भी कहलाते हैं। ये कै वर्ग का अंतिम है, ये चै वर्ग का, ये टै वर्ग का, ये तै वर्ग का, ये पै वर्ग का अंतिम वर्ण है। इसी वजह से इनको पंचम वर्ण, अंतिम वर्ण या पंचम अक्षर भी कहते हैं। 5वां है। तो गंगा में जो हम प्रयोग करेंगे, यहाँ गंगा को अगर हमें लिखना होगा तो हम इस रूप में लिख पाएंगे ना गंगा को, ऐसे, तभी तो उच्चारण कर रहे हैं हम। मंगल में मैं ये हटा दूं अनुस्वार तो ये मगल हो जाएगा, तो मंगल में भी हम यही तो उच्चारण कर रहे हैं। नहीं यकीन आता आप देखो, यहाँ ये वाला देखो आप, मंगल गै का उच्चारण कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसी के स्थान पे अनुस्वार लाए, इसी के स्थान पे अनुस्वार लाए, इसीलिए गंगा को ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। और ये शुद्ध वर्तनी है, आपको ये भी दे, ये भी दे और ये भी दे, तो जब तक ऑप्शन में ये है तो शुद्ध वर्तनी है, और जब ये नहीं है तो फिर शुद्ध वर्तनी ये है, तो वर्तनी भी पूछी जाती है। अब और ये वाला पतंजलि दिया है, ये दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना ये वाला पतंजलि सही है, पंडित में ये, क्योंकि शब्द की संरचना छोटी होनी चाहिए, शब्द की संरचना छोटी, प्रयोग हम दोनों का ही कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी वो मानी जाती है जिसकी शब्द की संरचना सही हो और उसका सबसे छोटा रूप हो। तो खंड का, पंडित का छोटा रूप ये है, पतंजलि का छोटा रूप ये है, संदेह का छोटा रूप ये है, स्वम का छोटा रूप ये है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं और ये परस्पर चेंज भी होते हैं, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये आपस में चेंज भी होते हैं। अनुस्वार तो इनके स्थान पे आते हैं, आपस में चेंज भी होते हैं। कैसे होंगे चेंज? परिमाण, परिणाम, रामायण, संजय, श्रवण। कैसे होगा जी? यहाँ ये परी और मान था, ये परी और नाम था, ये राम और अयन था, ये सन और जय था, इससे पहले सम और जय था, और ये यहाँ स्रो और अन था। अब आपको ये ध्यान रखना है, इस वाले नए के स्थान पे ये नए हुआ है, आपस में बदल जाता है। पहले ये मैं था, मैं बदला नए में, नए का हो गया अनुस्वार, ये वाला नए नए में बदला है, ये वाला नए नए में बदला है, ये वाला नए नए में बदला है, तब जाके शब्द बने, क्योंकि ये परस्पर चेंज हो जाते हैं। मैं नए नए में बदल गया, नए नए में बदल गया, मैं नए में बदल गया, ये सब इसमें चेंज होके आए। तो ये इसका सही संधि विच्छेद है, ये इसका है, ये इसका है, इसका सही संधि विच्छेद ये है, इसका सही संधि विच्छेद ये है, क्योंकि नए का परिवर्तन नए में होगा
तब जाके वो बनेगा। क्लियर? तो एक तो परस्पर ये चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ये नाक से उच्चारित होते हैं, इसलिए अनुनासिक कहलाते हैं। इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में हम करते हैं, लेकिन किस वर्ण के स्थान पे? तो गंगा में ये वाला गया, गंगा मंगल कंगन, कंगना लिंग में लगता है। ये संजात में पतंजलि में लगता है, ये खंड में पंडित में लगता है, ये संजय संशय संहार संसार संधे में लगता है, संविधान संस्कार में, संस्कृति में, स्वयं में लगता है मैं। तो ये चीजें आपको लॉजिकली सीखनी थी। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल बढ़ेंगे।